हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? सब बढ़िया एकदम। तो यार देखो, मैंने कुछ दिन पहले मोशन चैप्टर का किया था पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट इन जस्ट 15 मिनट्स, वेयर आई कवर्ड अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड द टॉपिक्स दैट कैन कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। इनफैक्ट मैंने सारे डेफिनेशन बता दिए थे और सारे फॉर्मूलाज भी बता दिए थे। वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हो, कार्ड पे क्लिक कर दो, मोशन 15 मिनट्स चले जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही उसके बाद बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का भी, ग्रेविटेशन का भी, वर्क एनर्जी का भी, साउंड का भी आप ऐसे करवा दीजिए सर, ताकि हम क्विक रिवीजन कर सकें। तो ये वीडियो इसीलिए बेटा कि आप एग्जामिनेशन से पहले इस वीडियो को देख सको, अभी देख सको जब भी रिवाइज कर रहे हो, और बस 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो जो भी चैप्टर में जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, आज मैं आपको इस आने वाले 10 मिनट में करवाने वाला हूं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ठीक है। अगर आप लोगों को डेफिनेशंस पता है तो आप मेरे साथ कहते जा सकते हो, सही होगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जब भी रिवीजन की जरूरत पड़े बस इस वीडियो को उठा के देख लेना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किया अभी तक तो, एंड हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू एंजॉय दिस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस सेशन में टॉपिक आते हैं, इस चैप्टर में टॉपिक आती है कि सर फोर्स क्या होता है। फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल, जिसके वजह से आपका ऑब्जेक्ट मोशन में जाने लगता है, या मोशन मतलब रुक जाती है, या तो भाई बेसिकली आपके मोशन में कोई चेंजेस आते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वगैरह वगैरह चीजें फोर्स की वजह से होता है। अब फोर्स इस चैप्टर में दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है बैलेंस फोर्स, जहां पे एक सिस्टम में अगर नेट फोर्स आपका जीरो है तो उसको बैलेंस फोर्स सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज पुलिंग मी डाउन and the normal force provided by the flow to me, they are balancing out each other, that's why I'm able to stand up straight। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती तो मैं धड़ाम से गिर जाता, चपटा हो जाता। अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा होती तो मैं उड़ने लग जाता सुपरमैन की तरह। करेक्ट। सो दैट्स अ बैलेंस फोर्स सिस्टम। वैसे अगर मैं कहूं कि देयर इज अ सिस्टम वेयर द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, then it is definitely a unbalanced force system। इसका एग्जांपल क्या होगा? बहुत सिंपल है। अगर आप टग ऑफ वॉर खेलो, अगर आप खींचम खिंचाई खेल रहे हो, ठीक है, एक साइड में मान लो मैं खड़ा हूं, एक साइड में हर्ष और अमृत दोनों साथ में खड़े हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है उन दोनों ने फोर्स डालकर मुझे खींच लेना है। तो रस्सी पे अनबैलेंस फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और उसी डायरेक्शन में वो दोनों मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव भी करता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक आता है कि सबसे पहला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है क्या। सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force, to be correct, an external unbalanced force is applied on it। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसी में से एक टॉपिक आता है, इसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्चुअली रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ठीक है, कोई भी मोशन को रोकने के लिए, टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया तीन टाइप्स की होती है। ठीक है। पहला आपका होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, जहां पे अगर आप मूव हो रहे हो, अचानक से रुक जाते हो। फॉर एग्जांपल हम बस की बात करें, बस में बैठे हुए हो आप, ठीक है, बस में खड़े हो आप, बस अच्छी स्पीड में जा रही है, अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो हम सब लोग सामने की तरफ झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे? है ना, क्यों झुक जाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी, बस के साथ आगे बढ़ते जा रही थी, लेकिन अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक मारते तो हम सब लोग रुक गए, लेकिन हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती थी, हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी इस चेंज को, इसलिए हमने कहा इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी मूविंग थी। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जैक्टली बस ड्राइवर का एग्जांपल ले लो, आप बस में जा रहे हो, अब अचानक से बस ड्राइवर ने ब्रेक मार दी तो आप आगे गए थे। अब मान लो अब आपकी बस रुकी हुई है, अचानक से बस ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया, तो क्या होगा कि आप सब लोग पहले पीछे जाओगे, है ना। बाइक में भी जाते वक्त आप पीछे चले जाते हो, अचानक से स्पीड जब बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आप रुके हुए थे और अचानक से जब मूव होने लगे तो आपकी बॉडी चेंज को रेजिस्ट कर रही थी। भाई हम तो रुके हुए थे, तो बाइक आगे निकल गई, आपकी बॉडी चाहती मैं तो यहीं पे रुका रहूंगा, है ना। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा होता है, सेम बस का एग्जांपल ले लो, स्पीड बराबर है, कोई ब्रेक नहीं मार रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं मार रहा है, लेकिन अचानक से घुमाई आ गई, उसी सेम स्पीड से आपके बस ड्राइवर ने अगर घुमा दिया बस को, तो हम सब लोग इस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। यहाँ पे कोई स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आ रही है, कोई रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, बस डायरेक्शन बदल रहा है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसी वजह से हम अगर आप इनर्शिया के डेफिनेशन को समझोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है दैट फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो बेसिकली दोनों बहुत रिलेटेड है। इनर्शिया भी यही बोलता है कि मैं तो रेजिस्ट करूंगा, तुम फोर्स डालो तो मैं बदलूंगा, वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला आता है आपका F इज इक्वल टू ma। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो अभी हम कर लेते हैं जल्दी से। रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू फोकस हियर वेरी केयरफुली। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम इतना ही है, अचानक से आपने जोर डाला तो भाई मोमेंटम ज्यादा हो गया। ठीक है, मूव ज्यादा होने लगा। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब आप फोर्स डालो किसी ऑब्जेक्ट पे तो मास तो नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी बदल गई ना, ज्यादा हो गई कम हो गई, तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा कम होगा। तो फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली जैसे एक ग्लास होती है, ग्लास को अगर हमने नीचे फोड़ दिया, नीचे अगर छोड़ दिया, ऐसे अचानक से एकदम जमीन पे डाल दिया तो वो इतर बितर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसी ग्लास ने अगर एक मैट्रेस पे डाला आपने तो क्या होगा? वही वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि आप वहां पे मैट्रेस के टाइम पे जब ग्लास गिरती है तो उसके पास वक्त होता है नीचे जाकर ऊपर आने के लिए, बाउंस होता है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, बाउंस होता है। तो ग्लास के पास ज्यादा वक्त होता है इतना ज्यादा फोर्स को बेड में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन एक कंक्रीट फ्लोर पे वो होता नहीं है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पूरे मेरे वर्क एनर्जी एंड पूरे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का उमंग का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। ठीक है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब यहां से अगर हम इसको दोनों कंबाइन कर लेंगे तो हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T। ठीक है, अब P2 क्या होता है भाई? P2 आपका होता है m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइड बाई टी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसमें से आप m को कॉमन ले सकते हो तो m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। करेक्ट, v माइनस यू अपॉन टी हम जानते हैं a होता है तो एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल सकते हो, लेकिन k की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है इन SI यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। मोमेंटम भी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी और उसका SI यूनिट हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, विच इज नथिंग एल्स बट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, और भाई दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट्स समथिंग व्हिच यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो ये कहता है कि भाई मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टकराने से पहले जो मोमेंटम था और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा आपके सिस्टम का, वो सेम ही रहेगा। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है जो अभी हम जल्दी से कर देते हैं, सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है A और B। A का मास है m1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1, B का है m2 मास और u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मैं A का इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो क्या लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ A। ठीक है, A का इनिशियल मोमेंटम होगा मेरे लिए m1 u1, और वैसे मेरे लिए होगा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ B विच विल नथिंग बट m2 u2। सही है, सिंपल है। ठीक है, इतना ही है भाई, और कुछ एडिशनल तो नहीं है। ठीक है, अब इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम मेरे लिए कितना हो जाएगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम को मैं लिखता हूं मैं टोटल PTI, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट वुड बी PI ऑफ A प्लस PI ऑफ B। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे ऐड कर दोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये मेरा टोटल इनिशियल मोमेंटम है। अब टकराने के बाद भी मेरे को यही मिलना चाहिए, या तो इन दोनों को इक्वेट करना है हमें। ठीक है, देखते हैं। अब आफ्टर कोलिजन में निकाल देते हैं। कोलिजन के बाद क्या हो रहा है? कोलिजन के बाद मास तो नहीं बदलेगी, वेलोसिटी डेफिनेटली बदल जाएगी। तो भाई ये मेरी हो जाती है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ A which will be equal to m1 v1 and final momentum of B which will be equal to m2 v2। सही है, अब इन दोनों अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे लिए? तो मेरे लिए आएगा टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम है ना, which will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें किसी तरह इन दोनों को इक्वेट करना है, बताने कि ये दोनों इक्वल है। कैसे करेंगे? ड्यूरिंग कोलिजन में टकराते वक्त जो आपका A बॉल B पे फोर्स लगाएगा that will be equal to the force by B on A। Every action has an equal and opposite reaction, so your force of A on B is going to be equal to force of B on A but in the opposite direction। तो FAB is equal to minus FBA। अब FAB का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? सिंपल है,
मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करना है आपको, तो ए का बी पे है ना, तो बी पे जो फोर्स डाल रहा है ए डाल रहा है, कौन डाल रहा है, ए डाल रहा है। तो यहां पे लिखोगे आप m1 क्योंकि मास ऑफ ए इज 1 m1, और यहां पे आप लिखोगे v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, आपके ए का फोर्स। अब बी का फोर्स क्या लिखोगे, आप लिखोगे मास 2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, टी कट गया, यहाँ पे टाइम कट गया। अब ब्रैकेट्स को ओपन करो, क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। आप सारे u's को एक साइड पे ला दो, सारे v's को एक साइड पे ला दो आप, तो यहां पे आपका आ जाएगा m1 u1 वहां लेके गया मैं, तो प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप देख सकते हो ये और ये वाला इक्वेशन इक्वेट हो चुका है, which clearly indicates that the momentum before the collision and after the collision they are same। ये था आपका इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। अगर ऐसे अमेजिंग और सेशंस आपको चाहिए जहां पे 10-15 मिनट में आपको पूरा रिवीजन हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेरिवेशंस, फॉर्मुलास हो जाए, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कितना प्यार आया इस सेशन को देखकर वो मुझे बताना कमेंट्स में, स्पैम कर दो, ठीक है। और अगर आपको ग्रेविटेशन के लिए भी सेम चाहिए तो लेट मी नो। पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, और सीबीएसई क्लास 9 का द्रोणा बैच भी लॉन्च हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वेबसाइट चेक करो और अभी के अभी AK Pro कूपन कोड डालकर 9th ग्रेड को 4 डालो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।